हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को खान सर की किताब से करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है, ठीक है। 4 तक करवा चुके हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। अगर आप 50 में से 33 सही कर देते हैं, अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव में से अगर आप 33 सही कर देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जो क्वेश्चन चुना गया है वह टॉप लेवल का क्वेश्चन चुना गया है, ठीक है। तो बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलजली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलजली को बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब किया गया था, 1905 ईस्वी में। रद्द कब किया गया था, 1911 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम लॉर्ड इरविन की बात करें, लॉर्ड इरविन की बात करें तो यह भारत के वायसराय रह चुके हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है। भारत का वायसराय रह चुके हैं लॉर्ड इरविन। इनका शासनकाल जो था 1926 से लेकर इनका शासनकाल, इसको पूरा साफ कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो शासनकाल रहा है, लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल रहा है 1926 से 1931 ईस्वी के बीच रहा है, ठीक है, उनका शासनकाल। लॉर्ड वेलजली को तो भारत का शेर, बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग यह भारत के पहले वायसराय हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं, ठीक है। इन्होंने शासन किया है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय रह चुके हैं, 1856 से 1862 ईस्वी तक शासन किए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 400 प्लस लाइक करवा देते हैं तो इसका अगला पार्ट आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6-7 आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वह किसके काल में हुआ था। तो सबसे पहले हम डेट की बात करें कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था, और किसके काल में हुआ था यह क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को आप लोग जान ही रहे हैं, लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन को किया था, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। चलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। एक मिनट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। आपको पता होगा भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। विलियम बेंटिंक की बात करें तो यह वायसराय रह चुके थे, ठीक है। चलिए भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 50 में से कितना सही कर पाते हैं लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबी नहर कौन है। भारत का सबसे लंबी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर है। ए वाला डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। अगर हम गंगा नहर नहीं है, गंगा नदी होता है, इसलिए भारत का अगर सबसे लंबी नदी पूछ देगा तो गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी आप लोग याद रखेंगे। चलिए सोन नहर कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ताजे जल की झील कौन है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है। ताजे पानी का झील कौन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बुल्लर झील है, ठीक है। बुल्लर झील, बुल्लर झील को हम लोग भारत का सबसे बड़ी झील भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, और ताजे पानी की झील वही है बुल्लर झील। अगर भारत की सबसे खारे पानी झील की बात कर दें तो चिल्का झील हो जाता है। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ में है, तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। बुल्लर झील कहाँ में है, तो जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में। देवताल झील कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील, डल झील, देवताल झील कहाँ में है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही याद रखेंगे। डल झील कहाँ में है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो भारत की सबसे ताजे पानी की झील बुल्लर झील, इसको भारत का सबसे बड़ा झील भी कहा जाता है। चिल्का झील को भारत का सबसे खारे पानी का झील कहा जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी। गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी, माने कौन सा काल में हुआ था। ऋग्वेद काल में हुआ था, हड़प्पा काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, या मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसका जवाब देंगे। तो कौन सा काल में गोत्र शब्द का उत्पत्ति हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, हड़प्पा की बात कर ले। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता एक होता है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। मतलब ऋग्वेद जब काल था तो उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन था, सबसे मेन देवता किसको माना जाता था, या कहा जाता है कि ऋग्वेद काल में किस देवता की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद काल में इंद्र की पूजा की जाती थी और इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद काल में। चलिए, तो ऋग्वेद काल में बता दें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद आपका होता है। ठीक है, याद रखेंगे। वेद देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, आपका वेद जो होता है वह एक मिनट, हाँ, जो आपका वेद होता है वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का। पहला आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा आपका अर्थवेद, और तीसरा अर्थवेद, और चौथा सामवेद। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही होता है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का जो आविष्कार हुआ था वह किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपथ ब्राह्मण कांड ग्रंथ संबंध किस वेद से है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंध किस वेद से है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है, मतलब ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, तो एक बार गंगा नदी का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो उसके दौरान कौन सा कांग्रेस के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए झंडा गीत का लेखक कौन है। झंडा गीत का लेखक कौन है, झंडा गीत का मतलब क्या होगा, गीत का मतलब वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, झंडा गीत का रहा है। ठीक है, वंदे मातरम ना कहकर झंडा गीत, झंडा गीत का मतलब वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का लेखक कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगर यही बात कह दे जनगण, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है उसको किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगण की बात करेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। वंदे मातरम की बात करेगा तो वंदे, तो वंकिम, वंदे वंकिम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, वंदे वंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है। कोठारी आयोग किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, कोठारी आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। इसका सेनापति जो थे वह कौन थे, सॉरी,
इसका आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र, एक मिनट, जो स्थापना था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन इसका जो सेनापति था वह कैप्टन मोहन सिंह था। ठीक है, सॉरी आप लोग, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इसका सेनापति जो था वह कैप्टन मोहन सिंह था। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का जो विचार था वो सबसे पहले किसके मन में आया था? तो किसके मन में आया था आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। ठीक है, जो पाकिस्तान शब्द का विचार था वो सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और क्रांतिकारी बन गए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में क्या, जो बाद में दार्शनिक बन गए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो यह भारत के आज़ाद कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, जनजाति लोक संबंध में एक मिनट, जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैंने आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने, कि ठक्कर बापा ने, कि ज्योतिबा फुले ने, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। एक मिनट, भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये सब जो थे जाति प्रथा छुआछूत को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन हो जाएंगे? यह संविधान का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, संविधान का जनक। अगर हम लोग महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ज्योतिबाई फुले भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे स्त्रियों की शिक्षा में। ठीक है, चलिए, करो या मरो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, ऊपर आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नमक आंदोलन, हम लोग नमक इसको मार्च के नाम से जाना जाता है, जो 30 मार्च 1912 ईस्वी, सॉरी हाँ, एक कहाँ गया, हाँ यहीं पर था ना। चलिए सही पर टिक लगा देते हैं। पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो करो या मरो किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। ठीक है, आप लोग का याद हो गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। नील की क्रांति जो था बिहार में हुआ था। ठीक है, 1917 ईस्वी में मानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए, आधुनिक, एक मिनट, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? आप लोग बताएंगे। ठीक है, आधुनिक जो भारत है वो में प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये बच्चा जानता है कि कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, जो प्रथम विश्वविद्यालय था वह कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो गदर पार्टी का स्थापना जो 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा तो 1919 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सेलुलर जेल को किसके नाम से जाना जाता है? तो हम लोग किसको नाम से जानते हैं? अंग्रेजी जेल के नाम से नहीं जानते हैं, गलत हो जाएगा। मंडपा जेल के नाम से नहीं, बड़ी जेल के नाम से नहीं, काला पानी, उसके जो काला पानी का सजा आप लोग जानते हैं, काला पानी, तो उसी को हम लोग सेलुलर जेल बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? सेलुलर जेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है, जेपी, यहाँ से इसको इस प्रकार से कर देते हैं, जेपी कृपलानी थे। ठीक है, जेपी कृपलानी थे, आप लोग याद रखेंगे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी
कृपलानी थे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय के यह शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो यह भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब बंगाल में ब्रिटेन का जो वस्तु आता है उसको बहिष्कार का मतलब बाहर करना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। और यह अरविंद घोष की बात करें तो ऊपर आपको अरविंद घोष के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, जो कि एक क्रांतिकारी थे, बाद में जाकर एक योगी बन गए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था, मतलब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दिया था, मतलब कुछ नाम दिया था, ठीक है। और उन्होंने असहयोग आंदोलन में उसको वापस कर दिया था, तो कौन सा नाम दिया था आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो राय बहादुर का उपाधि दिए थे, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार थे वह महात्मा गांधी को राय बहादुर का उपाधि दिए थे, जो कि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे, ठीक है। चलिए, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वह 1720 से लेकर 1721 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए, देश बंधु किसे कहा जाता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश बंधु किसे कहा जाता है। तो देश बंधु किसको हम लोग कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग संविधान का जनक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? एक मिनट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब केसरी हम लोग किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1950 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? जो अल्जाइमर रोग होता है तो उसमें मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग, ठीक है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आप लोग याद रखेंगे, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? बच्चा बच्चा बता देगा, D2O। अगर साधारण जल का सिर्फ पूछता है तो H2O। साधारण जल का अगर पूछता है तो H2O, ठीक है ना। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है कि कैल्शियम बाई, एक मिनट, कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा का वो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लिंग की स्थापना किसके शासन काल में किया गया था? ठीक है, भारत में होम रूल लिंग की स्थापना किसके शासन काल में किया गया था? आप लोग कमेंट में बताएंगे किसके शासन काल में। तो लॉर्ड, एक मिनट, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासन काल में किया गया था, ठीक है। चलिए, टाइफाइड रोग किसके कारण से फैलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड का रोग किसके कारण से फैलते हैं? ठीक है, टाइफाइड जो रोग है वह किसके कारण से फैलता है? तो वह जीवाणु के कारण से फैलता है, ठीक है। वह किसके कारण से फैलता है? जीवाणु के कारण से फैलता है, ठीक है ना। चलिए,
वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है, कि चार्ल्स डार्विन को, कि लेमार्क को, या इनमें से कोई नहीं। वनस्पति शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक देखिए, अरस्तु को तो नहीं कहा जाता। अरस्तु को किनका जनक माना जाता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। चार्ल्स डार्विन को भी नहीं, लेमार्क को भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति शास्त्र के 2-3 जनक है, दो तीन जैसे क्या बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र के 2-3 जनक हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक थे। ठीक है, मैक्स प्लांक थे। ठीक है, मैक्स प्लांक थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कौन थे? मैक्स प्लांक थे, मैक्स प्लांक। ठीक है, चलिए पनडुब्बी आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पनडुब्बी है वह किस पर आधारित है? तो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर है, कि पास्कल के नियम पर, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर? तो किस पर पनडुब्बी आधारित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चुंबकीय तरंग, एक मिनट, चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, कि परावैंगनिक किरणों की अधिकतम होती है, क्या रक्त किरणों की होती है, या गामा किरणों की होती है? ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो अरक्त किरणों का, अरक्त किरणों, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, चलिए यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो आधा ही रह जाएगा। ठीक है, अगर उसको आधा कर दिया जाता है तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, घड़ी घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो घड़ी के चाबी में जो संचित ऊर्जा होता है वो कौन सा ऊर्जा होता है? तो वह स्थितिज ऊर्जा होता है। आप लोग याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा होता है, या चांदी होता है, या सोना होता है, या लोहा होता है? ठीक है, आप लोग बताएंगे। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। ठीक है, तो लोहा मतलब आयरन पाया जाता है। लोहा का संकेत आप लोग कमेंट में बताएंगे ये। फिर ठीक है, आप लोग परमाणु संख्या लोहा का बताएंगे। ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बोल्ट का जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसको उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, एक मिनट लिखने दीजिए। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधी होती है, कि दोगुनी होती है, कि तिगुनी होती है, या चौथाई होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होती है? ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो एफ बराबर आप लोग जानते हैं कि r/2, तो फोकस दूरी का यह क्या हो गया? आधा हो गया। आधा आंसर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि भोर का तारा, एक मिनट, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। अगर पृथ्वी की बहन कह दे तो शुक्र हो जाएगा, सुबह का तारा कह दे, सांझ का तारा कह दे, सब यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुक्र कह देगा। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का बात कर देगा तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद है। सबसे छोटा ग्रह का बात कर देगा तो बुध हो जाएगा। ठीक है,
तारे का रंग सूचक होता है, मतलब तारे को हम लोग किस आधार पर पहचान सकते हैं, तो हम लोग ताप, उसका जो हीट होता है उसी के आधार पर हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है, तो 89 है, ठीक है। कुल संख्या कितनी होती है अंतरिक्ष में, जो तारामंडल होता है उसकी जो संख्या होती है, इस प्रकार से आप लोग तारामंडल आसमान में देखे होंगे, उसकी जो संख्या रहती है वो कितनी होती है, 89 होती है, ठीक है, 89। चलिए, परावैंगनिक किरणों की रक्षा करते हैं, परावैंगनिक किरणों की रक्षा करती है, तो परावैंगनिक किरणों से कौन रक्षा करता है, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है, कौन सा गैस परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है, तो जो ओजोन गैस है वो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है, ठीक है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का वाहन शुक्र का पृथ्वी सब शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ठीक है, त्वचा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बताएंगे कि आप लोग का 50 में से कितना स्कोर हुआ, 50 में से आप लोग कितना सही कर पाए, ठीक है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो यह मेरा नंबर है 9334517119, इस पर आप लोग मैसेज करके फ्री PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए और अगले पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।